हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 34 आईपीसी के ऊपर है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 34 के बारे में डिस्कस किया है। जो इसमें लीगल प्रपोजिशन है, मेयर कॉमन इंटेंशन पर से मे नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 34 आईपीसी विदाउट एन एक्शन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सिर्फ स्टेटमेंट से, कॉमन इंटेंशन की स्टेटमेंट से सेक्शन 430 नहीं एप्लीकेबल होता जब तक उसमें उस एक्ट को करने के लिए उसमें कॉमन इंटेंशन उस करने के लिए उसमें इन्वॉल्व नहीं है। फर्दरेंस ऑफ एक्ट उस कॉमन इंटेंशन को करने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। केस टाइटल है जसदीप सिंह एलियस जस्सू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्रिमिनल अपील 1585 ऑफ 2021। डेट ऑफ डिसीजन है 7 जनवरी 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंस एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 34 उसको डिस्कस किया है। इसमें अपीलेंट अक्यूज्ड हैं, उन्होंने अपील फाइल की अगेंस्ट देयर कन्विक्शन अंडर सेक्शन 304 पार्ट 1 ऑफ आईपीसी विद लाइफ सेंटेंस। केस को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं इस केस के फैक्ट क्या हैं। फैक्ट को आप ध्यान से देखें सो दैट कि आपको जो लीगल प्रपोजिशन वो हेल्ड हुई है उसको आप कोरिलेट कर पाएं। बात 21 अप्रैल 2011 की है, जब सुबह 12:45 जो कि रात का समय था, उस रात में जलंधर का एरिया बाबा रसोई ढाबा, वहां पे ये occurrence होता है। मोटिव ऑफ ऑफरेंस का ये बताया जाता है कि जो डिसीज्ड था उसका और उसके जो फादर का जो होटल था, उनको ये लगता था कि जो अक्यूज्ड हैं वो सारे आपस में दोस्त थे। उनके कहने पे उनके ढाबे पे रेड हुई थी, उनके होटल पे रेड हुई थी। PW6 जो कि डिसीज्ड का फादर है और इस केस में आई विटनेस है, वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से निकलता है जब तक उसको पता चलता है कि वो काफ़ी रात तक घर पे नहीं आया। चाहे कि उसके बेटे की हैबिट थी कि डिसीज्ड की हैबिट थी कि वो लेट घर में आता था। जब PW6 उसको ढूंढने के लिए निकला तो एक गली में उसने देखा कि 3 लोग हैं, वो डिसीज्ड के साथ हाथापाई कर रहे हैं। ये सारा वाकया उसने स्ट्रीट लाइट में देखा और ये वाकया को विटनेस नंबर PW10 ने भी देखा, जो कि डिसीज्ड का फ्रेंड था और इंसिडेंशली वहां पे प्रेजेंट था। उसके बाद A3 और A4, अक्यूज्ड 3 और 4 ने ये स्टेटमेंट दी, ये कहा कि व्हाट आर यू सीइंग नाउ, अब तुम क्या देख रहे हो। उसके कहने के बाद, इन दोनों के स्टेटमेंट देने के बाद, A3 और A4 के स्टेटमेंट देने के बाद A1 ने अपनी गन निकाली अपनी पॉकेट से और डिसीज्ड को शूट कर दिया। यह स्टेटमेंट देने से पहले, A3 और A4 की स्टेटमेंट देने से पहले और A1 के शूटिंग करने से पहले, डिसीज्ड को शूट करने से पहले जो गन थी वो A2 ने भी निकाली थी और उस पर तानी थी। तो उसके बाद जो स्टेटमेंट A3 और A4 ने दी, उसने पॉइंट आउट किया A1 को। चाहे कि A2 के पास पहले से गन थी जो कि बाहर निकली हुई थी, बट A3 और A4 की स्टेटमेंट ने A1 को जो था पॉइंट आउट किया और ये स्टेटमेंट दी कि अब तुम क्या देख रहे हो। इसके बाद A1 ने अपनी पॉकेट से जो गन थी वो निकाली और डिसीज्ड को शूट कर दिया। उसके बाद PW6 ने कंप्लेंट फाइल की। उस कंप्लेंट ने उसने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि A3 या A4 ने A1 को शूट करने के लिए इंस्टिगेट किया। सिर्फ ये जो स्टेटमेंट बाद में 161 CRPC में ये स्टेटमेंट बाद में एडिशनल स्टेटमेंट के तौर पे दी गई कि A3 और A4 ने A1 को इंस्टिगेट किया। ये 166 की CRPC की स्टेटमेंट थी, जो एडिशनल स्टेटमेंट दी गई थी, जिसमें उसने अपना जो वर्शन है वो इम्प्रूव किया और ये A3 और A4 पे एलिगेशन लगाया इंस्टिगेट करने का A को, कि वो फायर करे। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्गुमेंट है अपीलेंट का कि सेक्शन 34 आईपीसी वो गलत अप्लाई हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट है PW6 की, उसके इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ स्टेटमेंट देने से सेक्शन 34 आईपीसी अट्रैक्ट नहीं होता। सर्कमस्टांसेस ये कहते हैं कि अगर A2 ने पहले गन डिसीज्ड के ऊपर तानी थी A1 के शूट करने से पहले,
तो ये लॉजिकल था कि जो A3 और A4 है वो A2 को शूट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद जो PW10 था, जो डिसीज्ड का फ्रेंड था और इंसिडेंटली वहां पे प्रेजेंट था, वो होस्टाइल हो गया। उसके बाद जो दूसरा मटीरियल विटनेस था PW23, वो भी होस्टाइल हो गया। तो अपीलेंट का ये आर्गुमेंट है कि इस तरह के हालात में ये फिट केस है जहां पे जो स्टेटमेंट रेंडर जो कन्विक्शन है A3 और A4 के खिलाफ उसको सेट असाइड किया जाए। सबमिशन जो रिस्पोंडेंट ने दी कोर्ट के सामने कि ये केस 302 आईपीसी का है, ट्रायल कोर्ट ने इसको सेक्शन 299 आईपीसी रॉन्गली अप्लाई किया है और सेक्शन 304 पार्ट 1 में इसको रॉन्गली कन्विक्ट किया गया है। और ये नेसेसरी नहीं है कि अक्यूज्ड को फिजिकल एक्ट करना है अट्रैक्ट करने के लिए सेक्शन 34। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल हैव टू डू ए फिजिकल एक्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 30। सिर्फ स्टेटमेंट ही अक्यूज्ड की सफिशिएंट है सेक्शन 34 की एप्लीकेबिलिटी के लिए, सेक्शन 34 को अट्रैक्ट करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप डिस्कस करते हुए ये ऑब्जर्वेशन दी कि सेक्शन 34 है, और सेक्शन 34 क्या कहता है हम देख लेते हैं पहले। सेक्शन 34 कहता है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। फर्दरेंस ऑफ कोई एक्ट है वो काफ़ी लोगों द्वारा किया जाता है एक कॉमन इंटेंशन के लिए, कॉमन इंटेंशन का ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो जो भी उस पर्सन को, वो दूसरे पर्सन उस कॉमन इंटेंशन के लिए इक्वली लायबल है जैसे कि उसने वो अकेले ऑफेंस किया हो। तो सेक्शन 34 है वो ऑफेंस को, एक क्रिमिनल एक्ट को ऑफेंस बनाता है जब एक कॉमन इंटेंशन के कर चलते हुए परसुएंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन एक द्वारा किया गया एक्ट भी दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो जो एक्ट किया गया है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्शन 34 ऑफेंस में। अब ये ओनस प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो कोर्ट को कॉमन इंटेंशन, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन तक उसको प्रूव करे। क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो देखना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जो कॉमन इंटेंशन का एविडेंस है वो बिल्कुल सब्सटेंशियल, कंक्रीट, डेफिनेट एंड क्लियर होना चाहिए। अगर सेक्शन 34 कोई एविडेंस है, उस एविडेंस का कुछ पार्ट डिसबिलीव किया जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है सेक्शन 34 को अट्रैक्ट करने के लिए किसी एविडेंस का अगर पार्ट रीड किया जाता है और एक पार्ट उसको डिसबिलीव किया जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको केयरफुल एग्जामिन, एडिक्वेट केयर एंड कॉशन के साथ उसको एग्जामिन करना जरूरी है। जो इंटेंट सेक्शन 34 का था, जो इंटेंशन थी वो रिमूव करना उस डिफ़िकल्टी को कि जब बहुत से इंडिविजुअल मेंबर हैं किसी ऑफेंस में पार्टी हैं, तो उनकी कॉमन फर्दर इंटेंशन का जो उसके एक्ट है, इंडिविजुअल एक्ट है, इस फर्दर कॉमन इंटेंशन को, एक कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए, गोल को, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो अलग अलग इंडिविजुअल के एक्ट हैं उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। तो इसका सेक्शन 34 का ये इंटेंट था कि जो भी उस कॉमन इंटेंशन के ऑब्जेक्ट में शामिल है उसको सेक्शन 34 उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए कॉन्शियस माइंड होना चाहिए। पार्टिसिपेशन पर्सन क्रिमिनल एक्शन है, अगर उसके लिए पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए वो कॉमन क्रिमिनल एक्शन किया जाता है तो उन सब लोगों का कॉन्शियस माइंड होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन को इट्स एग्जिस्टेंस, कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करती है नहीं करती है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के साथ साथ ये एक्ट भी चाहिए कि इन फर्दरेंस ऑफ द सेड इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन है और इसको साबित करना, ओनस ऑफ प्रूफ किस पे है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, और ये कॉमन इंटेंशन है या नहीं है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और साथ साथ इसको फर्दरेंस है उस कॉमन इंटेंशन के लिए, ये भी एक जरूरी है। तो नॉर्मली है कि जो ऑफेंस है, नॉर्मली अगर हम बात करें कि ऑफेंस कमिट किया जाता है फिजिकली, तो प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 34 आईपीसी रिक्वायर्ड है। प्रेजेंस अक्यूज्ड की होनी चाहिए अगर फिजिकली एक्ट को किया जाता है, स्पेशली उन केसेस में जहां पे अक्यूज्ड के एक्ट में एट्रीब्यूट किया जाता है, उसको इंस्टिगेट किया जाता है, वहां पे फिजिकल प्रेजेंस वो सफिशिएंट है ऑफेंस को सेक्शन 34 में लाने के लिए। बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं, पर्टिकुलर उन केसेस में जहां पे
डिफरेंट एक्ट किए गए हैं, एक कॉमन इंटेंशन को, कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्ट किए गए हैं, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट प्लेसेस पे किए गए हैं, तो ये केस टू केस बेस वेरी करता है, केस टू केस इसको देखना होता है। जो वर्ड है फर्दरेंस, वो इंडिकेट करता है कि वहां पे एड और असिस्टेंस, फर्दरेंस मीन्स उस एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में उसको कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसमें एड और असिस्टेंट का जो इंडिकेशन एग्जिस्टेंस है वो होना चाहिए, सो दैट कि उस असिस्टेंस से या एड से जो फ्यूचर इफेक्ट है उस ऑफेंस के वो क्रिएट होते हैं। इट हैज़ टू बी कंस्टिट्यूट एज एन एडवांसमेंट और प्रमोशन, इसको हम एडवांसमेंट और या प्रमोशन भी कह सकते हैं किसी एक्ट की। तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे जर्नल कहा जा सकता है कि वो सेक्शन 34 के प्रीव्यू में नहीं आते, बट ओनली दोज एक्ट हैं, सारे एक्ट सेक्शन 34 के प्रीव्यू में नहीं आते, बट सिर्फ वही एक्ट सेक्शन 34 के प्रीव्यू में आते हैं जिनको इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन उसको एडिक्वेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वही केस सेक्शन 34 में आते हैं। जब हम बात करते हैं कि क्रिमिनलिटी जो कॉमन, व्हेन वी स्पीक ऑफ इंटेंशन, इट हैज़ टू बी वन ऑफ द क्रिमिनलिटी, जो इंटेंशन ऑफ क्रिमिनलिटी के साथ एडिक्वेसी ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है, जो प्रपोज्ड ऑफेंस के लिए एग्जिस्टिंग फैक्ट है, उसका क्रिमिनलिटी के एक्ट के साथ साथ उनकी नॉलेज होना भी जरूरी है। अब सच इंटेंशन इज मेंट टू असिस्ट, इस इंटेंशन का मतलब असिस्ट करना, इनकरेज करना, प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना कमीशन ऑफ क्राइम को उस नॉलेज के साथ, उस एडिक्वेट नॉलेज के साथ करना। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन इज ऑब्वियसली द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो कॉमन इंटेंशन है उसको एग्जिस्टेंस है उसकी प्रूफ करना उसकी प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है, बट कोर्ट को एनालाइज करना है, असेस करना है बिफोर कि किसी पर्सन को सेक्शन 34 में इंप्लीमेंट किया जाए, उस एविडेंस को एनालाइज करना है, असेस करना है जो कोर्ट के सामने है। मेयर कॉमन इंटेंशन पर से मे नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 34, सिर्फ ये कह देना कि कॉमन इंटेंशन है वो सेक्शन 34 को अट्रैक्ट नहीं करता, इन एब्सेंस ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है, अगर कॉमन इंटेंशन में फर्दरेंस ऑफ एक्ट नहीं है, तो सिर्फ स्टेटमेंट, मेयर एक स्टेटमेंट पर से वो अट्रैक्ट नहीं करती सेक्शन 34 को। ऐसे भी केसेस होते हैं वहां पे पर्सन डिस्पाइट बीइंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन, कुछ केसेस में जैसे ऐसे केसेस है जहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है कॉमन इंटेंशन में, बट उस कॉमन इंटेंशन को बाद में विड्रॉ किया गया, तो उसको हम सेक्शन 34 की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इस केस में ऑकरेंस है वो एडमिटेडली ड्यूरिंग नाइट टाइम हुआ, स्ट्रीट में हुआ, और A3 और A4 ने ऐसी स्टेटमेंट दी एक ही वॉइस में जिसमें उन्होंने अक्यूज्ड A2 को एड्रेस किया, ना कि A1 को। अगर A2 के पास ऑलरेडी गन थी और A1 ने गन थी अपनी, टेकन हिज गन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ A3 और A4, A2 के पास ऑलरेडी गन थी, A1 ने गन तब निकाली जब A3 और A4 ने कहा। द रीजनिंग ऑफ ट्रायल कोर्ट इन डिसबिलीविंग द एविडेंस ऑफ PW6 as he improved on his case subsequently ought to be applied for the statement made that A3 और A4 had asked A to fire B। अब एक ट्रायल कोर्ट ने PW6 की स्टेटमेंट को तो डिसबिलीव कर दिया कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, बट उसके साथ साथ उनको ये भी देखना चाहिए था कि जो A3 और A4 है उन्होंने क्या उसको A1 को स्टेटमेंट देने के लिए कहा। एडमिटेडली ये केस है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है स्टेटमेंट में, एविडेंस में, PW6 के एविडेंस में एक से ज़्यादा समय पे उसने इम्प्रूवमेंट की है। तो कोर्ट का क्लियर व्यू था कि दोनों केस में डिसबिलीव होगा एविडेंस PW6 का, जहाँ पे सेक्शन 34 की एप्लीकेबिलिटी का कंसर्न है। कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पे नहीं है कि A3 और A4 इस बात से अवेयर थे कि A1 के पास गन है। तो कॉमन इंटेंशन को फॉर्म करने के लिए एट द कि इस केस में ये कोर्ट ने हेल्ड किया, इस केस में कॉमन इंटेंशन नहीं थी ऑकरेंस के टाइम पे।
द एविडेंस अवेलेबल इज नॉट सफिशिएंट, एविडेंस अवेलेबल वो सफिशिएंट नहीं है जो सेक्शन 34 आईपीसी को अट्रैक्ट करते हैं अगेंस्ट A3 और A4 के, स्पेशली जब PW 13 ने फेवर में नहीं बोला। और फर्दर एक्सेप्ट स्टेटमेंट जो A3 और A4 ने दिया उसके बाद कोई भी मटेरियल अक्यूज्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। सिर्फ स्टेटमेंट A3 और A4 के द्वारा कि व्हाट आर यू सेइंग, द क्वेश्चन इज वेदर द सेड स्टेटमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 304 पार्ट 1 आईपीसी। तो कोर्ट ने ऑलरेडी नोट किया कि जो सिर्फ फैक्ट है कि A2 फायर्ड एट द डिसीज्ड इन परसुएंस ऑफ द स्टेटमेंट A3 और फेज वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर कोर्ट ने इसी स्टेटमेंट को अगर बिलीव करते हैं कि व्हाट आर यू सेइंग, अगर इस स्टेटमेंट के बाद A2 जिसने कि पहले ही गन निकाल रखी थी वो फायर करता तो सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। बट इन दिस केस A2 ने गन पहले बार निकाली थी, उसने फायर नहीं किया, स्टेटमेंट A3 और A4 ने दी, उसके बाद A3 और A4 की स्टेटमेंट के बाद A1 ने फायर किया। तो ये कोई भी ऐसा जो लॉजिकल है स्टेटमेंट एविडेंस वो नहीं है। सो इट इज पॉसिबल दैट द सेड स्टेटमेंट हैज बीन मेड ओनली टू अटैक अदरवाइज द डिसीज्ड। ये हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ डिसीज्ड को अटैक करने के लिए दी गई हो, ना कि उसको गन से शूट करने के लिए। Sufficient it is to hold that the prosecution had not proved the case beyond reasonable doubt। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस A3 और A4 के खिलाफ रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव नहीं किया, कन्विक्शन सेट असाइड की और अपील थी वो अलाउ की। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें क्लियरली कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि सिर्फ स्टेटमेंट देने से सेक्शन 34 एप्लीकेबल नहीं हो जाता, उसके लिए फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के लिए फर्दरेंस ऑफ एक्ट भी उसमें जरूरी है। सो होप आपको ये वीडियो जो जजमेंट का समरी है वो